हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमने अभी तक किया था कि कुछ सूक्ष्म जीव मृदा के भीतर रहते हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। हमने ह्यूमस के बारे में कक्षा 9 में पढ़ा था। कक्षा 9 के अध्याय 9 में पढ़ा था। हमने देखा था कि जब पदार्थ पत्ते आदि गल सड़ जाते हैं तो वो गल सड़ के और काले रंग के चिपचिपे पदार्थ में बदल जाते हैं जो थोड़ा सा अर्ध ठोस होता है, नरम नरम होता है। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है? मृदा की सबसे ऊपरी परत में ह्यूमस मिलता है। मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है? बेटा ये ह्यूमस जो है ना, इसमें पौधों के पत्तियों के फल फूलों के आदि के अवशेष होते हैं। तो ये उस पौधे के लिए जो पौधा मिट्टी से पोषक तत्व लेता है, ये ह्यूमस उस पानी में घुल करके और पौधे की जड़ों तक पहुंचता है और पौधे को सभी के सभी पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। ठीक है ना। तो ह्यूमस में क्या होता है? ह्यूमस में पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की वृद्धि के लिए ज़रूरी होते हैं और इसीलिए इनके कारण ही पौधे की वृद्धि समुचित रूप से आगे बढ़ती है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। तो अब प्रश्न बन गया, अपघटक क्या है? तो अपघटक क्या है? पौधों और जंतुओं के अवशेषों को, पौधों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया। कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? टीबू ने उत्तर दिया, मृत जंतु गिद्धों, कौओं, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसीलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। डायग्राम 17.10 देखिए, पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को जंतु ले लेते हैं और जंतु क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं ना जंतु, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते जंतु और उसको कौन ले लेता है? पौधे ले लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। और पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस की जरूरत किसे होती है? जंतुओं को, यानी कि हमें। समझ गई बेटा? तो यानी कि वनों और जीवों के बीच में इस प्रकार का एक लेन देन चलता रहता है, गैसों का संतुलन बना रहता है वायुमंडल में। ठीक है। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बुझो ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों यानी कि जड़ों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की शाखा कम होती तो जलवाष्प किस प्रकार प्रभावित होता? यदि वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता? टीबू ने उन्हें समझाया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है। वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकता के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वह उन्हें भोजन, आश्रय, जल, औषधि प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते हैं। पहली सोच रही है
पहली ने अपने मित्रों को याद दिलाया कि वे प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ ही दूरी पर झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरनें झाड़ियों में गायब हो गई। सघन झाड़ियाँ और ऊंचे घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई, विभिन्न जंतुओं की लीद के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नया जीव आया है, पता लगा है, ठीक है, तो अगर किसी नए जीव की लीद या पैरों के निशान मिलते हैं तो हम पहचान जाएंगे ना कौन सा जीव हो सकता है ये। बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी क्षयमान ढेरी जो गल सड़ रही थी उसकी ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंगों कैटरपिलर लार्वा पनप रहे थे तथा अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये नए पौधे जो हैं कुछ शाकों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने, उनके पुनर्जन्म में सहायक होते हैं। जंतु का क्षयमान गला सड़ा हुआ गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह सुनने के बाद बूझो ने अपनी नोटबुक में नोट किया, पादपों की भी किस्मों को आश्रय देकर पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी देखिए पादपों की अधिक किस्मों का आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांसभक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जन्म और वृद्धि में लाभदायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होती है। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। तो बेटा आज के लेक्चर हम ये तक करते हैं, कल हम यहाँ से करेंगे। अब लगभग दोपहर हो गई थी, ठीक है ना। तो आपने यहाँ तक लेसन पढ़ के आना है और दिए क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।